ऑयल ड्रॉपलेट को इसने स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज्यूम कर लिया था। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज्यूम कर लिया था। स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अरे आओ आओ, मुझे तुम्हारे इंतजार था। क्या मतलब तुम गलती से यहाँ पे आए हो? नहीं नहीं नहीं, अब तुम जा नहीं सकते, तुम जा नहीं सकते। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित। तो आज हम लेके आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन की थ्योरी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो बने रहिएगा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सारे एनोड रे कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट आपको दिखाए, जो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यूज़ हो सकती थी वो दिखाई, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एएमयू में मास कितना होता है वो दिखाया। बहुत सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में दिखाई थी। इस लेक्चर में भी हम आपको उससे ज़्यादा कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। चीज़ें आसान है, बस आपको लगातार लगे रहना है। मेरा मोटिवेशन मैं खुद ही हूँ, आप भी अपने आप को खुद ही मोटिवेट करिए, कोई और मोटिवेट करने नहीं आएगा। हैप्पी दिवाली टू ऑल। जिसको मैसेज करना है कर दीजिए, पुराने दोस्तों को याद कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। हाँ बिल्कुल और पढ़ते रहिए, और पढ़ते रहिए, ठीक है। भाई ये त्यौहार क्यों होता है यार? त्यौहार होता है किसी से रूठे हुए को मना लेना, है ना हंसते हुए को और हंसा देना, है ना। तो यही होता है त्यौहार का मतलब। रसगुल्ला खाना थोड़ा ना होता है त्यौहार का मतलब, पटाखा दगाना थोड़ा ना होता है त्यौहार का मतलब ये होता है कि जिनसे आप बहुत दिनों से नहीं मिले हो उनसे आप मिलो, उनको कॉल करो, उनको मैसेज करो, उनको बुलाओ, उनके घर जाओ, उनके साथ घूमो, टहलो, नाचो, गाओ, पटाखा दगाओ, है ना तो ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत ले लेना पढ़ भी लो बेटा, क्योंकि त्योहार में और भी लोग अकेले घूम रहे होते हैं, है ना। तो उनको भी कोई घूमने वाला साथ में चाहिए होता है, तो बड़ा छोटे टाइम के लिए हो सकता है ना। ठीक है, छोड़ो इन बातों को, पढ़ते हैं अपना एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बड़े अच्छे से आज बनाएंगे पूरा डायग्राम। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? किसने दिया था? मिलिकन ने। मिलिकन ने, कई लोग उसको मूलिकन भी बोलते हैं। क्यों दिया था? क्यों दिया था? वैल्यू ऑफ चार्ज पता करने के लिए ऑन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऑन स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इसने एक चीज एज्यूम कर ली थी, एज्यूम कर ली थी इसने एक चीज, ऑयल ड्रॉपलेट को इसने स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज्यूम कर लिया था। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज्यूम कर लिया था। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज्यूम कर लिया था। आइए देखते हैं कि इसका सेटअप क्या है और इसने कैसे क्या बनाया है एक डिब्बा ले लिया यहाँ पे एक पिचकारी लगाएंगे, पिचकारी, पिचकारी लगाएंगे बेटा। अच्छे से बनाना, जितना अच्छे से बनाओगे उतने अच्छे समझ में आएगा। पिचकारी, ठीक है। और यहां तक भर दिया तेल। क्या भर दिया? इसमें तेल भर दिया, तेल, ऑयल भर दिया। कौन सा ऑयल भर दिया? उसने कौन सा भरा था? उसने तो मिनरल ऑयल भरा था। क्या भरा था? मिनरल ऑयल। कोई भी मिनरल ऑयल आप भर सकते हो। भाई मिलिकन का एक्सपेरिमेंट पढ़े तो मिलिकन ने क्या भरा था वही तो देखेंगे। तारपीन भी डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऊपर से डिब्बा बंद है, ऊपर से डिब्बा बंद है। यहाँ पे दो मेटल की प्लेट लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं? दो मेटल की प्लेट लगी हुई हैं ऐसे। ज्यादा बड़ी हो गई क्या? ऐसे, ठीक है। एक ऐसे और एक ऐसे जब इसमें से पिचकारी मारी जाती है, कभी होली में पिचकारी चलाई है? जब पिचकारी चलाओ, चलाते रहो चलाते रहो, उसमें थोड़ा सा पानी बचता है तो बाद में फुस से मारो तो वो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। या फिर जो बाल कटाने गए होगे
बालों में मारा जाता है ना, तो उसमें भी वो क्या होती है, पिचकारी होती है। तो पिचकारी हमने यहाँ पे बना दिया, इसको बोल दो एटमाइजर। क्या बोल दो? एटमाइजर। एटमाइजर। क्यों भैया इसको एटमाइजर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर ये ऑयल को उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ये इतने सारे ड्रॉपलेट्स यहाँ इसने छोड़ दिए होंगे, मान लो इतने सारे ड्रॉपलेट्स इसने, पिचकारी हमने मारी, इसने छोड़ दिए होंगे। करना हमको क्या है कि इसमें इस प्लेट में, मेटल की जो प्लेट है उसमें एक छेद बनाना है। क्या बनाना है? एक छेद बनाना है। उसी डायरेक्शन में नीचे भी हमको एक छेद बनाना है। मेटल में छेद जैसे सीडी होती है, सीडी देखी, सीडी है ना, ठीक। इधर हमको लगानी है एक्सरे, एक्सरे बीम लगानी है। क्या लगानी है? एक्सरे बीम, एक्सरे बीम लगानी है। एक्सरे क्यों लगा रहे हैं सर? देखिए एक्सरे क्या करता है। एक्सरे, आपने कभी अपनी बॉडी का एक्सरे कराया है? बॉडी का कभी एक्सरे कराया है तो क्या करता है सर, वो मसल से जो हमारी एक्सरेज होती हैं वो पास हो जाती हैं, बट हमारी जो बोन्स होती हैं वहां से एक्सरेज पास नहीं होती। इस वजह से सर हम जब एक्सरे देखते हैं तो उसमें हमारी बोन्स की जगह पे वाइट वाइट कलर का आता है और बाकी जगह पे ब्लैक कलर का आता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे होता है। अगर मान लो वहां पे हड्डी कहीं टूटी है तो वो हमको आसानी से पता चल जाता है केवल कलर व्हाइट और ब्लैक देख के, व्हाइट और ब्लैक देख के। तो यहाँ पे भी एक्सरे बीम और कुछ नहीं, बस स्टडी करने के लिए लगाया जा रहा है कि ऑयल ड्रॉपलेट जो नीचे आएंगे इनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो होता क्या है, इस छेद में से मान लो मैं एक ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आ गया है मेरा, ये एक ऑयल ड्रॉपलेट मेरा नीचे आ गया। होता ये है कि मान लो ऊपर ये प्लेट थी और नीचे ये प्लेट थी, ये ऐसे, और बीच में यहाँ पे, और इसके बीच में यहाँ पे छेद था। इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आ गया, इलेक्ट्रॉन इनके बीच में बिल्कुल आ गया, ये ऐसे। कैसे बताएं? ये दो हैं, और इसके बिल्कुल बीच में, बीचों बीच में यहाँ पे कहीं एटम बीच में आके रुक गया। मतलब ऊपर एक प्लेट नीचे एक प्लेट, बीच में एटम आके रुक गया। ये ना जा रहा है नीचे, ये ना जा रहा है ऊपर। कब ऐसा हो रहा है? जब इन दोनों प्लेट्स को हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया, मतलब चार्ज से, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल ऐसे जोड़ दिया। तो हो क्या रहा है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्रिएट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट हो रही है इन दोनों प्लेट्स के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्रिएट हो रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों ये ड्रॉप यहीं रुकी हुई है भी बताएंगे आपको। यहां पे लगाया गया है टेलीस्कोप। क्या लगाया गया है? टेलीस्कोप। सर ये टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप ही इसने यूज किया है बेटा, आप अपनी बुक में देखोगे तो माइक्रोस्कोप नहीं टेलीस्कोप लिखा है। कई बच्चे कहते हैं सर छोटी दूरी के लिए तो सर माइक्रोस्कोप यूज होना चाहिए। नहीं, इसने टेलीस्कोप यूज किया था। अब भैया इसके पास जो सेटअप था वही हमने आपके बना के दिखा दिया। हो ये रहा है कि ये जो ड्रॉपलेट है ये यहीं पे रुकी हुई है, जिसको मिल्किन ने सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसीडर करा हुआ है। हो ये रहा है कि इन दो प्लेट्स के बीच में बिटवीन टू प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से बन रहा है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। इस प्लेट के बीच में क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई फॉर्मूला बताएगा हमको? इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई फॉर्मूला बताएगा? मैं बताऊं, Q इंटू ई। Q क्या है? चार्ज। कितना चार्ज है उन दोनों प्लेट्स के बीच में या फिर उनके ऊपर। जैसे मान लो यहां पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव
इस प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इस पे कौन सा होगा, निगेटिव। ठीक, अच्छा ई क्या है सर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करें, मतलब पोटेंशियल, क्या मतलब पोटेंशियल। सर हमको पता चल जाएगा, अगर ये बैटरी आपने 100 वोल्ट के लिए रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इससे निकल आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल हमारा इससे निकल आएगा, तो पोटेंशियल ही तो है। ठीक है, अब ये बात ये है कि जो ऑयल ड्रॉपलेट है, ऑयल ड्रॉपलेट है, ये डिप नहीं कर रही है, गिर नहीं रही है और नीचे नहीं जा रही है। वाई, वाई, इसको नीचे जाना चाहिए था, किस वजह से, किस वजह से नीचे जाना चाहिए था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको नीचे जाना चाहिए था। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, mg, F इक्वल टू mg, मास, इसको नीचे घसीटना चाहिए था ना। लेकिन सर ऐसा नहीं होता है, ये पॉइंट, ये जो हमारा ड्रॉपलेट था ये यहीं बना रहता है, बताओ क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि यहां पे इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो रहा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो रहा होता है, या फिर ग्रेविटी के बराबर हो रहा होता है, या फिर ग्रेविटी के बराबर हो रहा होता है। मतलब QE बराबर हो रहा होता है mg से, QE बराबर हो रहा होता है mg से। देखो इसने तो एक्सपेरिमेंट सेटअप कर रहा था, देखो असल में जब साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करते थे ना, उनको कुछ पता नहीं रहता था, उसमें जोड़ते घटाते बैठाते ऊपर नीचे करते रहते थे। अब उसी में कुछ चीज़ लग जाती थी, तुक्का लग जाता था, कुछ नहीं लगते थे। कई लोग बहुत ज़्यादा शाणे होते थे, जो बहुत ज़्यादा उनको पता नहीं कहाँ से भगवान की विद्या प्राप्त होती थी, जो कर ले जाते थे। मिल्टन ये कर रहा था कि अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा था। इसने देखा कि भाई अचानक से इसकी जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो इन दो प्लेट्स के बीच में हवा में ही रुकी जा रही है। हाँ देखो, ऑयल ड्रॉपलेट्स को ऐसे उनकी डिस्ट्री करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो आएंगी, नीचे गिरेंगी और ख़त्म हो जाएंगी। एनवायरनमेंट में उनको कैसे पकड़ोगे। तो इधर से लगाया एक्सरे बीम और इधर से लगाया टेलीस्कोप, बस इतना करने के लिए कि इसकी स्टडी अच्छे से हो पाए, इसकी स्टडी अच्छे से हो पाए। एक्सरे बीम भी आपको ये बताएगी कि भैया इसके बारे में, क्या इसका साइज है, क्या इसका मास है, कितने कितने किस डायरेक्शन से जा रही है। टेलीस्कोप भी इसको बहुत ही माइन्यूटली चेक करेगा कि भैया ऑयल ड्रॉपलेट का क्या क्या मास हो सकता है, क्या क्या वेलोसिटी हो सकती है, सब कुछ। तो ये मास किसका होगा, ये मास होगा ऑयल ड्रॉपलेट का, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, क्या ऑयल ड्रॉपलेट की मास हम नोट कर सकते हैं। यस सर, मिल्टन ने करके दिखाया, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इसने मेजर करके दिखाया। और जब इस फॉर्मूले को सॉल्व किया गया जहां पे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता थी, नोन है, मास तो अभी भी पता चल जाएगा जो उसने दिया होगा। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो Q की वैल्यू जब यहां से पहली बार सॉल्व करके निकाली गई थी तो Q की वैल्यू आई थी 1.6 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19। ये एक्सपेरिमेंट अलग है। फिर हमारी डिस्कवरीज होती रही होती रही होती रही, और डिस्चार्ज रे ट्यूब और एनोड और कैथोड रे में आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, डाल्टन ने कहा था, लेकिन वो थ्योरी हो गई थी फेल। आज का सबसे छोटा पार्टिकल अगर कोई कहा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाएगा। तो आज भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए जो इन्होंने ये वैल्यू निकाली ऑयल ड्रॉपलेट को मान के, इसी को और साइंटिस्टों ने कह दिया कि भैया हमारी दुनिया में, असली दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसको मैं कहाँ लिखूं, जिसको मैं यहां लिखूं, जिसको मैं यहां लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये तो बाकी के एक्सपेरिमेंट से डिफाइन हो गया। तो मिल्टन की ये वाली वैल्यू उठा ली गई और कहा गया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 10 की पावर माइनस 19 क्यूलम्ब। माइनस साइन के साथ प्रोटॉन के साथ देखा गया तो इसी को प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 19 क्यूलम्ब कह दिया गया। बस ये है आपका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट।
बीच में कैसे ये ड्रॉपलेट फंस रही है, आपको समझ में आ रहा है? इस प्लेट के बीच में रहने के लिए इसको फोर्स कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या फोर्स कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। नीचे जाने के लिए कौन फोर्स कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों ही बैलेंस आउट हुए जा रहे हैं, दोनों ही बैलेंस आउट हुए जा रहे हैं, दोनों ही बराबर हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऑयल ड्रॉपलेट यहीं पे लटकी हुई है। और टेलीस्कोप और एक्सरे बीम्स हम लोग लगा लगा के इसके ऊपर पढ़ते हैं कि भैया इसकी थ्योरी और अच्छे से क्या डिफाइन कर सकें। एक्सरे बीम हमारी बॉडी में आज भी इसको हम लोग हड्डी वड्डी टूट जाए तो एक्सरे कराने का यूज़ करते हैं, है ना? तो ये है पूरा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, आपको समझ में आया होगा। और इसमें क्या बता सकते हैं? हाँ ठीक है, इतना ठीक है। इसके अलावा आप इसमें बहुत सारी चार्ज से रिलेटेड चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, है ना? तो हमारी केमिस्ट्री में इतना काफ़ी है। केमिस्ट्री में इतना काफ़ी है, तो इसको नोट करिए। और कुछ तो नहीं छूट रहा है इसमें? ठीक है, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों को हमको कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता था। हमको ये कह दिया जाता था स्कूल में कि ये कोर्स में नहीं आएगा। फिर इसके क्वेश्चन हमारे बोर्ड में कभी कभी दिख जाते थे प्रीवियस ईयर करने में, तो हम लोग रट लेते थे। लेकिन समझने के लिए काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है कि ऑयल ड्रॉपलेट बीच में रुकी है, किस वजह से? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। नीचे क्यों नहीं जा रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस आउट कर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स की मदद से। ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट दोनों को बराबर किया, बाकी की वैल्यू नोन की जा सकती हैं। कितना पोटेंशियल दिया तुमने, ऑयल ड्रॉपलेट का मास कितना है, ग्रेविटी कितनी है, तो चार्ज की वैल्यू आ सकती है, चार्ज की वैल्यू आ सकती है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? फिजिक्स में भी पढ़ोगे, तो उसको नोट कर लो। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपना कुछ और टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। आओ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने करी है डिस्कवरी? किसने करी है डिस्कवरी? जेम्स चैडविक ने। किसने करी? जेम्स चैडविक ने ये डिस्कवरी करी, जेम्स चैडविक ने। अच्छा, क्या किया इसने? इसने की एक न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो नहीं करता है, फॉलो नहीं करता। मतलब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। कौन सी इक्वेशन यहाँ पे लगती है? इक्वल टू mc²। यहाँ पे जो आपका मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और एनर्जी जो है वो आपके मास में कन्वर्ट हो सकती है। इसने क्या यूज किया अपनी न्यूक्लियर रिएक्शन में? ही यूजेस अल्फा पार्टिकल इन हिज न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फा पार्टिकल। हम लोग बार बार इसके बारे में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ेंगे, बोर एटॉमिक मॉडल में भी पढ़ सकते हैं, है ना? क्वांटम में भी इसका काम आएगा। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है देखो जरा। हीलियम एटम जानते हो? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम दूसरा नंबर। मास कितना होता है? 4। मास कितना होता है? 4। तो मैं अगर पूछूं कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो आपके कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? वो भी कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो भी 2 हैं।
मास कितना है, मास नंबर कितना है, अब ये सब आपको बताऊंगा, सब बता भी चुका हूँ पहले, है ना, जब बेसिक क्वांटिटी केमिस्ट्री पढ़ाया था, ठीक है। तो मास 4 है। अगर मैं इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, मतलब डबल प्लस लगा दूं यहाँ पे, तो इस पार्टिकल को ही कहते हैं अल्फा पार्टिकल। इस पार्टिकल को ही कहते हैं अल्फा पार्टिकल। देखो केमिकल रिएक्शन इसने क्या करवाई, इसने लिया बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास होता है 9, रिएक्ट करवा दिया हीलियम +2, 4 और 2, न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या है ये, न्यूक्लियर रिएक्शन। बना क्या, बना 12 कार्बन 6 प्लस एक अननोन स्पेशी, एक अननोन स्पेशी। क्या बनी, अननोन स्पेशी, अननोन स्पेशी बनी, जिसको उस टाइम तक किसी ने डिस्कवर ही नहीं किया था। अच्छा कहोगे सर ये क्या हो गया, सर बेरिलियम और हीलियम रिएक्ट करके कार्बन बन गया। सर ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन अपने आप में तो जो एटम्स होते हैं उनमें से रिएक्शन करती है, इन्वायरमेंट को साथ लेके रिएक्शन करती है, उसको आप रोक नहीं सकते, वो कोई भी लॉ फॉलो नहीं करती। तो रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट कुछ भी बन सकता है। यही तो खतरनाक रिएक्शन होती है, यही तो खतरनाक रिएक्शन होती है कि कैसे बेरिलियम और हीलियम इधर रह गया और कार्बन उधर कैसे आ गया, है ना। तो भैया केवल बेरिलियम और हीलियम की हमने रिएक्शन करवाने की सोची, करवाया उसको, लेकिन पता नहीं क्या वो कार्बन बन गया। ये हुआ ऐसा, होता है ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन में। न्यूक्लियर रिएक्शन कोई लॉ फॉलो नहीं करती, इधर का मास कुछ और होगा, इधर का मास कुछ और होगा। इस अननोन स्पेशी को ही, इस अननोन स्पेशी को ही कहा गया न्यूट्रॉन, कहा गया न्यूट्रॉन, कहा गया न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन का जो मास था वो अप्रॉक्स सेम था मास ऑफ प्रोटॉन के, मास ऑफ प्रोटॉन के। कैसे, सब प्रोटॉन का मास पिछली क्लास में देखा था, कितना था, 1.6726 10⁻⁻27 kg। और इस स्पेशी का मास पता है कितना आया, न्यूट्रॉन जिसको कहा गया 1.6746 10⁻⁻27 kg। बस देखा गया ये कि ये जो न्यूट्रॉन था, ये जो अननोन स्पेशी थी, ये जो अननोन स्पेशी थी, ये थी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अच्छा ये कैसे पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता होगा, किसी ने देखा तो है नहीं। देखो बात यह है जैसे ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। मतलब सर न्यूक्लियस के बीच में 8 प्रोटॉन रहते होंगे और अगल बगल 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ते हैं ना, 2 6 2 8 18 एंड सो ऑन। तो उसको हम यहाँ पे 2 और 6 कर दिए, भर गया पूरा, है ना। लेकिन हमने तो पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं कि सर इलेक्ट्रॉन का मास तो नहीं नापते, क्योंकि वो तो नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा होता है, 0.00054 AMU, बहुत छोटा होता था। इसका मास ऑक्सीजन का जस्ट इसके डबल आ रहा है। ये नंबर है एटॉमिक नंबर और ये है एटॉमिक मास, तो ये जस्ट डबल कैसे आ सकता है। बल्कि चार्ज तो बैलेंस आउट है, क्योंकि 8 पॉजिटिव वाले हैं तो 8 नेगेटिव वाले हैं, मास नहीं पता चल रहा, कैसे बैलेंस करें। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, ये हाइपोथेटिकल है, किसी ने देखा नहीं आज तक, है ना, सोचा कि इसके अंदर क्या रहते होंगे, 8 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन जिनका मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। तो ऑक्सीजन का मास नोट किया जाता है कि 8 प्रोटॉन का मास नोट कर लो, 8 न्यूट्रॉन का मास नोट कर लो, ये 16 के बराबर होगा। अगर आपको याद हो तो प्रोटॉन का मास आपने एएमयू में कितना निकाला था, 1.007 AMU। इसको मैं 1 ही कह सकता हूं, 1 AMU। हाँ, अगर मैं न्यूट्रॉन का भी मास निकालने जाऊं तो पता है कितना निकलता है, 1.008 AMU। ये भी सर 1 के ही बराबर होता है। इस वजह से जब भी हम मास की बात कर रहे होते हैं ना बेटा, तो हम केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं। समझ में आया। जब भी मास निकालने की कोई बात कह रहा होता है तो हम केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं और दिखाते हैं। आओ दिखाते हैं।
आओ दिखाते हैं। जैसे कि किसी और चीज़ का एग्जाम्पल लेता हूँ। पहली बात, न्यूट्रॉन का इतना मास कैसे आया, देखो। हाँ, हमने पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं कि 1.67 10⁻⁻27 kg जो होता था वो 1 AMU के बराबर होता था। 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप रिलेटिव एटॉमिक मास में पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। अच्छा, तो 1.6746 10⁻⁻27 kg में कितना होगा, इसको थोड़ा सॉल्व किया तो 1.67 10⁻⁻27 ऊपर रख देंगे 1.6746 10⁻⁻27, इसको थोड़ा सॉल्व किया तो 1.008 AMU आ गया। प्रोटॉन का मास कितना निकाला था पिछली क्लास में, 1.007 AMU। इलेक्ट्रॉन का मास कितना निकाला था, 0.00548 AMU। तो इसका तो मास नेग्लिजिबल है। अच्छा, जैसे मान लो कार्बन का मास एक में 12 है और 6, ये है रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो एटॉमिक मास या फिर मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड कर दो प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दो। और ये समझ में आ रहा है कि न्यूट्रॉन को उसके अंदर क्यों माना गया, क्योंकि बेटा जितना मास निकल रहा था ना एक्सपेरिमेंटली, वो तभी डिफाइन हो सकता था जब न्यूट्रॉन को उसके न्यूक्लियस के अंदर माना जाए, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज तो था नहीं और मास में वो काउंटर कर रहा था। 8 प्रोटॉन तो 8 न्यूट्रॉन उसको काउंटर कर रहे थे, ठीक। अच्छा, ये एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू इतना हो गया। अच्छा, आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में और मे नॉट बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ज़रूरी नहीं है, इसको याद रखना। तभी तो आपको न्यूट्रॉन अलग से याद करने पड़ते हैं। जैसे बेरिलियम का है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, मास कितना है, 9 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहे होंगे, कैसे निकालेंगे सर, मास नंबर कितना है, 9 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 4 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे इधर जाके, 5 निकल आएगा। तो ये है बेसिक पूरा पहले चैप्टर से दूसरे चैप्टर तक, है ना। बीच में मैंने क्लास 12 का एक चैप्टर पढ़ा दिया सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री का अलग एक चल रहा है, एक लेक्चर आ चुका है और लेक्चर भी आएंगे उसके साथ, ठीक है। तो ये है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको जेम्स चैडविक ने किया। एक न्यूक्लियर रिएक्शन करके एक अननोन स्पेशी निकाली। अननोन स्पेशी का जो मास था वो सेम एज प्रोटॉन आ रहा था। बाकी के साइंटिस्ट जूझ रहे थे कि भैया न्यूक्लियस एटम का मास डिफाइन नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉन तो कोई मास लेके नहीं चलते, और एटम का ज़्यादातर जो मास है वो प्रोटॉन के डबल आता है। तो उसके लिए बड़ा आसान हो गया कि भैया न्यूट्रॉन को मान लो अंदर, क्या मान लो, न्यूट्रॉन को अंदर मान लो। और कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था तो न्यूट्रॉन्स के नंबर हम लोग कम ज़्यादा कर देते थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को वहीं रखते थे। बताओ क्यों, क्योंकि भैया वो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को तो बराबर रखना ही पड़ेगा, उनको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस करना ही है ना एटम में, नहीं तो चार्ज ही खत्म हो जाएगा, मतलब एटम ही खत्म हो जाएगा। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए उसको तो नहीं छूते थे, लेकिन न्यूट्रॉन को कम ज़्यादा करते हैं। जैसे बेरिलियम में मान लो मास 9 निकल आया, होना चाहिए था बेरिलियम का मास कितना, 8, तो क्या किया गया, एक न्यूट्रॉन को बढ़ा दिया गया। अब आपके आसपास जितने भी एटम्स हैं उनमें आप चेकआउट कर सकते हो कि किसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। बचपन से आपको सिखाया जाता है। तो ये थे आज की 2 थ्योरीज जो हमको आपको पढ़ानी थी। इसमें अभी तक कोई भी फॉर्मूला नहीं आया है, कोई भी न्यूमेरिकल टाइप आपको क्वेश्चन नहीं आया है, कोई है भी नहीं इसमें, है ना। तो उसको देखो और हम अगले लेक्चर की भूमिका बनाते हैं, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। हाँ, तो बेटा अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स। उसके लिए आपको पहले हम मजबूत करवाएंगे आपके कौन से वाले पार्ट में, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है ये आपको बताएंगे। थोड़ा सा कैमरा हिल गया होगा, सॉरी, है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है ये आपको बताएंगे। फिर वहाँ से बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझाना शुरू करेंगे। 4 मॉडल हैं, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल।
शुरुआत के 3 मॉडल फेल हैं, लेकिन तब भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर मैं बच्चों से भी बात करता हूँ कि फेल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि क्या गलतियां थी आपको समझनी पड़ेंगी। अगर किसी ने पत्थरों को आपस में घिसा ही ना होता, चिंगारी निकाली ही ना होती, तो शायद आज हम लोग यहाँ ना होते। हम लोग भी नंगे धड़ंगे जंगल में जी रहे होते। क्या जिंदगी होती भाई। आज शेर के साथ हम लोग रह रहे होते, वो हमको मार के खा रहा होता, हम लोग उसको मार के खा रहे होते। क्या बात होती यार। यार ये क्या जिंदगी है यार। ये सब घर, ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये गाड़ी, ये घोड़ा, ये घर, ओफ, इसके पीछे दुनिया पागल है। जानवरों को पता नहीं होता है कि अगले दिन का खाना कहाँ से आएगा, और हम लोग तैयारी करते हैं 20 साल बाद की। हैं, अगले दिन का भरोसा नहीं। अगर शेर ने आज खाना खा लिया है तो वो अगले 5 दिन सोएगा। उसके सामने से हिरण निकल जाएगा, लेकिन उसको वो छुएगा भी नहीं, सोता रहेगा, यूं करके देखेगा, फिर सो जाएगा। तुम चले जाओ उसके बगल में, खड़े हो जाओ जाके, वो तुमको नहीं खाएगा। पेट भरा हुआ है यार, वो नहीं खाएगा। इंसान ऐसा है कि पेट भरा हुआ, उसके ऊपर से और भरे ले रहा है। सर सर डायरिया हुआ जा रहा है, पेट खराब हुआ जा रहा है, लीवर बर्बाद हो जा रहा है, लेकिन खाना नहीं छोड़ रहा है। हम लोग कभी एक बार खाना, पेट भर जाना चाहिए, तो 2-3 दिन तक भूखा रहना चाहिए। कहोगे सर आप भूखे रहते हो। तो यही तो दिक्कत है, हम ही नहीं रह पाते हैं भूखे, हम बच्चों से क्या कहें। बड़ी खराब दुनिया यार। तो क्या बता रहे थे ये कि जानवरों का जीवन ज़्यादा अच्छा है। जानवरों का जीवन ज़्यादा अच्छा है। हम तो यहाँ पे भैया जेडी कैमजोन चलाने में लगे हुए हैं, और आप लोग आईआईटी जाने में, एम्स जाने में लगे हुए हो, और सब लोग अपनी ज़िंदगी में दौड़ रहे हैं। शेर जो है वो खा के सो रहा है। उसको, उसकी ज़िंदगी तो हम लोगों ने बर्बाद कर रखी है, जंगल ही ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जहाँ भी इस समय जंगल हैं, और जहाँ पे वो हैं इस समय मौज में, मतलब कि मौज क्या, उनकी तकलीफें होंगी, वो किसको बताएंगे, बोल तो पाते नहीं। आ, देखो बाहर भौंक रहे हैं, अपनी तकलीफ किसको बता रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं सकता। सुन सकता है, समझ नहीं सकता। हाँ, तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन, बोर और रदरफोर्ड। ये पिक्टोरियल मॉडल है। पिक्टोरियल मतलब कि सोचा, आई यूं करके सोच लो कि भैया पहाड़ पे बैठे हैं, कुछ सोच रहे, तरबूज जैसा कुछ होता होगा यार, कुछ सोलर सिस्टम जैसा कुछ एटम होता होगा यार। गलत, सब गलत। कोई यहाँ पे इन्होंने कुछ खास कैलकुलेशन इन लोगों ने नहीं की थी, और गलत हो गए थे। इसके बाद आया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। उसका कोई शेप नहीं है, एटम का कोई शेप उन्होंने क्लियर नहीं किया। हम लोग मान लेते हैं स्फेरिकल है, लेकिन कोई शेप नहीं होता है। वो तो लगातार चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। ये दुनिया लगातार बदल रही है बेटा। एटम, मॉलिक्यूल एटम लगातार टूट रहे हैं, बन रहे हैं। तो शेप यहाँ कोई डिफाइन नहीं कर सकता। इस समय तुम्हारा भी शेप डिफाइन नहीं कर सकता कोई, हमारा भी नहीं कर सकता। हमारा भी पता नहीं, अभी अभी रसगुल्ला खा के आए तो पता नहीं कहाँ से हमारा फैट बढ़ गया होगा एकदम से, कहाँ से एक सेल, दो तीन सेल हमारे और जुड़ गए होंगे, है ना। और कहीं हम 4 दिन खाना नहीं खाएंगे तो सेल कम हो गए होंगे। तो हमारा शेप भी कोई डिफाइन नहीं कर सकता। हम लोग कहते हैं कि भैया मेरा पेट जो है वो 4 इंच चौड़ा, 5-10 इंच लंबा है ना। नहीं बेटा, 4 इंच चौड़ा है। नहीं भाई, ज़्यादा हो गया है ना, मतलब कम हो गया है, ठीक। तो ठीक है, इतना हम लोग करते हैं। अगले लेक्चर में आएंगे। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने फिर से कहा, अपने पुराने दोस्तों को याद करिए, उनके घर में पहुंचिए। क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भगा देंगे दरवाजे से। जाओ बेटा, मम्मी पापा के पैर वैर छुओ जाके, उनके आंटी जी को नमस्ते करो जाके। हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या करें, लेक्चर ख़त्म करें। मन नहीं कर रहा यार, तुम लोग से बात करने का मन करता है। मुझको पता है कि तुम लोग मेरी बातें सुनते हो, सब सुनते हो। यहाँ कोई हो नहीं सामने, अगर होते तो मज़ा आ जाती यार। लेकिन मैं तो यही इमेजिन करता हूँ कि तुम लोग सामने बैठे हो, शक्लें दिख रही हैं। भाई तुम लोग में से जितने भी बेड पे बैठ के लेट के देखते हैं ना, आई थू, पहली बात यहाँ तक देखोगे ही नहीं तुम। बेकार हो बे तुम लोग। बस ये ध्यान रखना कि अपने अपनी इस उम्र में थोड़ा जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, उसको थोड़ा मेंटेन करना, है ना। किसी के कोई से हार्मोन ज़्यादा हुए जा रहे होते हैं, किसी का कोई से हार्मोन ज़्यादा हुआ जा रहा होता है, तो उनसे थोड़ा बच के रहना। बड़ा ख़राब हम लोग का ये सिस्टम होता है यार। करना हमको वो है जो करने का मन नहीं करता। करने का मन तो खेलना है, करने का मन तो घूमना है, करने का मन तो किसी को मैसेज करना है। लेकिन सर करने का मन पढ़ाई का नहीं करता।
करना तो वो पड़ रहा है कि जो बिल्कुल मन नहीं करता। यही तपस्या है, यही वैरागीपन है। यही जो कर ले जाता है उसको कहा जाता है कि तुम सक्सेसफुल हो, और ये जो नहीं कर पाता है उसको कहा जाता है कि तुम तो जो हम लोग समाज में अपने गालियां देते हैं, है ना। तो जो नहीं करना है वही करने को दिया जा रहा है, उसी उम्र में दिया जा रहा है। बचपन में आज तक, आपकी उम्र में, हमारी उम्र में हमको भी वही करना पड़ रहा है जो हमारा करने का मन नहीं करता। सर आपका पढ़ाने का मन नहीं करता? हाँ, पढ़ाने का मन करता है, लेकिन ऐसे बंद कमरे में चिल्लाना अच्छा नहीं लगता। आप लोग को पढ़ाने का, सामने बैठा के पढ़ाने का मन करता है। ऐसे तो बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन फिर भी करेंगे कि इससे आप लोग मेरे साथ जुड़ोगे। ऐसे क्या कर सकता हूँ बेटा, अभी तो कोई काम धंधा भी नहीं है ना, तो काम धंधा नहीं है, कोई बात नहीं, जी रहे हैं, लड़ते रहेंगे। आप भी लड़ो बेटा, कम से कम मेरे को ही देख लो। मैं बहुत कुछ बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैंने कुछ बड़ा उखाड़ा नहीं अभी तक। नहीं उखाड़ सकता हूँ, पता नहीं क्या है, कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सब लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं। हमेशा तो क्या ही बताऊंगा आपको, आज ही बता पा रहा हूँ, ठीक है। आप भी कभी कभी ऐसे आके अटक जाते होगे कि बोलना आता नहीं सर, समझ लो तकलीफ बहुत है। आपकी भी तकलीफ मैं समझता हूँ, बहुत जूझना पड़ता है चीज़ों से, नहीं आ रही हैं। टीचर पागल, मम्मी पागल, पापा पागल, भैया पागल, दीदी पागल। अबे कोई मेरी तकलीफ भी तो समझो यार, मेरे अंदर क्या चल रहा है ये भी तो सोचो यार। हर कोई अपनी थोपने पे लगा हुआ है कि हमारे जमाने में ये होता था, हमने तो कर लिया। किसी को भी तुम तकलीफ बताओगे ना तो बस उसको अपने आप स्लेट कर देगा। तुम कहो खांसी बहुत तेज आ रही है, मुझको सीना दर्द कर रहा है, तो इंसान कहता हाँ मुझको भी साल भर पहले खांसी आई थी। तो मेरा पैर टूट गया है तो दूसरा भी अपना एक्सपीरियंस बताता है कि हाँ मेरी भी कोहनी टूट गई थी। अरे यार जो बता रहा है उसको सुनो तो, उसकी क्या तकलीफ है। तो सबको लगता है कि मेरी ही तकलीफ सबसे ज्यादा है। यार मुझको पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। हाँ यार तुम्हारे जमाने, हमारे जमाने में तो और तकलीफ होती है। जैसे मैं खुद भी यही बात कहूँ कि तुम लोगों को तो कम तकलीफ है, मेरे को ज्यादा तकलीफ थी। लोग अपनी ही बताते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं। या दूसरे की सुनो यार। बस किसी ने बताया कुछ तकलीफ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। अरे तुम्हारे साथ हुआ होगा तो हुआ होगा, पहले उसकी तो बात सुनो। शायद उसकी तकलीफ तुमसे ज्यादा हो, और ये कोई मानने को तैयार ही नहीं होता है। मम्मी पापा को, उनको लगता है कि उनका ज़माना सबसे कठिन था, उन्होंने जो किया वो बहुत कुछ कर गए। अब वो तुमसे, तुम तो बहुत बिल्कुल नल्ले हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। और तुमको भी ना ऐसा लगे कि अगली आने वाली जो पीढ़ी है, तुमने बड़ी मेहनत की, बाकी सब निठल्ले ना। बेटा दूसरों की सुना करो, बोला कम करो। हम लोग पता है बोलते, वो सामने वाले से कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो कन्वर्सेशन पता है खराब कब होती है? जब आप सामने वाले का जवाब सुनते ही नहीं हो और अपने दिमाग में आप सोच रहे होते कि अगला क्वेश्चन क्या पूछना है, अगला चीज क्या बोलनी है, आप दिमाग में सोच रहे होते और अगले वाले की बात ही नहीं सुनते हो। बोला ऐसे से ऐसे 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 होता है, सामने वाला बोला कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद आप उसकी बात सुन ही रहे हो, आप अगला क्वेश्चन क्या आप दागने जा रहे हो उसके बारे में सुनते हो। तो इसको कहते हैं बैड कन्वर्सेशन स्किल्स। और इसको आप अगर मेंटेन कर लो कि खुद बोला, दूसरे वाले को बोलने दो, फिर 2-3 सेकंड ले लो बीच में, थोड़ा सा पॉज ले लो, फिर बोलो। हम लोग उसकी सुनते ही नहीं। कोई बहुत लोग ऐसे होंगे, आप खुद भी ऐसे होंगे, मैं खुद भी ऐसा हूँ, है ना, कि भाई सामने वाले की सुनी ही नहीं है, उसकी बात खत्म हुई नहीं कि हाँ मैंने भी ऐसे किया था, उसकी बात खत्म हुई नहीं हाँ मैंने भी ऐसे तकलीफ देखी है। अरे भाई छोड़ो यार, चलो खत्म करते हैं इस लेक्चर को। बहुत बातें हो गई। तो ये चीज़ें आप लोग देखिएगा, समझिएगा। आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे थंबनेल बना रहा हूँ। बड़ी मेहनत लगती है बेटा वीडियो अपलोड करने में। बच्चे कहते हैं कि 2 वीडियो क्यों नहीं अपलोड करते एक दिन में। बना के देखो बे 10 मिनट की एक वीडियो। ओह। तो चलो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली बार पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स, और चैप्टर को हम लोग इसी अक्टूबर के एंड तक ख़त्म कर देंगे। नवंबर की शुरुआत में केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर देंगे, 10 नवंबर तक वो ख़त्म हो जाएगी। फिर पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिसंबर तक, ठीक है। तो दिसंबर तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कराएंगे, फिर बाकी थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट। देखो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इधर जो हम लोग करवा चुके हैं, सॉल्यूशन करवा चुके होंगे, सरफेस केमिस्ट्री करवा चुके होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर करवा चुके होंगे, केमिकल बॉन्डिंग करवा चुके होंगे, सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री करवा चुके होंगे। 5 चैप्टर ये हो गए, 5 से 6 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक वाले कंप्लीट हो चुके होंगे दिसंबर तक। तो हमारे आधा कोर्स तो हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। बचेंगे जो चैप्टर बड़े बड़े वो होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट। बाकी की सब चुन्नू मुन्नू टॉपिक हम लोग निपटा देंगे, कोई बड़ी तकलीफ नहीं होने वाली। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। मेरा नाम जनार्दन दीक्षित। देखो कुछ लिंक आ रहे हैं यहाँ पे, उनको देखो, पढ़ो बेटा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। धन्यवाद, धन्यवाद।